हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, अगर आप 68 बीपीएससी यानी कि 68वीं बीपीएससी का आप तैयारी करते हैं तो 68वीं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस के लिए जो है ये पहला सेट है। इसका डिस्कशन अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, यानी पहला सेट का डिस्कस करेंगे। इस सेट में जो है टोटल 50 क्वेश्चन क्या है आपके पास होगा, और 50 क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी होंगे जो कि स्मरणीय तथ्य होंगे, जो कि याद करने में योग्य फैक्ट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप 68 बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो लग जाइए आज ही से। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है 50-50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इससे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे में जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? जो विदेश जाने वाले प्रतिनिधि देखिए, संसदीय प्रतिनिधि जो संसद का प्रतिनिधि है तो उसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है फिलहाल? तो ओम बिरला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद में को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? यानी ऐसा है कि संसद में सिर्फ संसद ही जो सदस्य यानी कि संसद में जो संसद का सदस्य होगा वही संबोधित करता था, लेकिन वो अगर नहीं भी है तो फिर भी संसद में संबोधित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल ऐसा होता है जो कि संसद में सदस्य ना होते हुए भी उसको संबोधित कर सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? यानी राष्ट्र ध्वज में आप देखे होंगे तो झंडा में, तो धर्म चक्र का जो रंग है वो कैसा है? गहरा नीला है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन ए, गहरा नीला। भारत में कुल कितने क्षेत्र परिषद हैं? तो भारत में कुल जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? यानी कुछ कौन ऐसा राष्ट्रपति है जिसका मत यानी कि जब मतगणना हो रहा था तो 2 बार दूसरे चरण की भी करनी पड़ी थी, तो 2 चक्र में करना पड़ा था। तो 6 का नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, वी गिरी। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कौन है जो कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो 7 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों का जो है कितने साल का होता है? तो ऑप्शन सी 6 वर्ष का, यानी 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, पील कमीशन की सिफारिश, जब पील कमीशन आया था भारत में, सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 9 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2:1, यानी कि दुगुना भारत, यानी कि भारतीय सैनिकों से दुगुना सैनिक किसका था? यूरोपीय सैनिकों का था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? कांग्रेस के बारे में विभिन्न लोग अलग अलग तरह से अपना अपना मत दिए हैं। तो किसने ये कहा था कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है, यानी कि भीख मांगने वाली, यानी कि याचना करने वाली, जो मनाने वाली? तो इसका 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल जो है ये कांग्रेस के बारे में कहा था। आगे देखें दोस्तों, आगे है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो है सुंदर लेखन, यानी हाथ से सुंदर हस्तलेखन, उसे सुलेखन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो अग्निकुंड जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 12 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से जो है, कालीबंगा जो क्या है सिंधु सभ्यता के एक स्थल है, वहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है आपका 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद है। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? महापद्मनंद जो है, इसे सर्वछत्रांतक भी कहते हैं। इसको जो है ये कलिंग को जो है सबसे पहली बार मगध में इसी ने जीत कर मिला था। तो महापद्मनंद इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है? यानी सातवाहन शासक जो है, जो सातवाहन शासक थे उसी में से कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसका जो उल्लेख किस विजय का उल्लेख किस इसमें है, यानी उल्लेख में किस अभिलेख में है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 15 नासिक अभिलेख में जो है इसका उल्लेख है। याद रखिएगा, जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो जिले इलाही का प्रसिद्ध किसने किया था? बलबन। याद रखिएगा कि जिले इलाही का उपाधि जो किस शासक, प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? जिले इलाही बलबन। याद रखिएगा अच्छे से इसको, बलबन। जिले इलाही का मतलब होता है कि ईश्वर का परछाई। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी के सहयोग से। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, कंचनजंगा
पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है वृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। आगे देखते हैं, आगे है बिहार जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी किस नदी पर है? तो बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर स्थित है, जिसे तमसा नदी भी कहते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं, आगे है आपका कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो मिशिगन झील एक ऐसा है जिसके किनारे शिकागो शहर बसा है, तो वो उसका जो है केवल एक ही देश में उसका क्या है अवस्थिति है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है, जो कि एक गर्म जलधारा है। आगे है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यानी दूसरे हरित क्रांति की 1983 से 84 के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो नाथुला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। बाकी माना, नीति और लिपुलेख तीनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। फिर नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। नकद आगे है नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी मुद्रा नीति यानी मौद्रिक नीति का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999 और 2000 के बीच की गई थी, और इसका शुरुआत यानी कि लागू जो है 2001 से हुआ है। याद रखिएगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध जो किससे है? आपका गरीबी से है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 प्रमुख राष्ट्रीयकरण किसके समय किया गया था? इंदिरा गांधी के समय। याद रखिएगा। आगे है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो 32 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी वी.एस. मिन्हास से। प्लानिंग एंड द पुअर याद रखना है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? विश्व विरासत संधि पर जो भारत है 1976 ईस्वी में इस पर क्या किया है? इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं 34 नंबर का आंसर है क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? यानी ग्रीन गैस हाउस यानी कौन सा प्रोटोकॉल तो बहुत सारा हुआ था, तो इसमें कौन सा ग्रीन है गैस हाउस से उत्सर्जन में कटौती से संबंध है? तो 34 का आंसर है आपका ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? गुणवत्ता यानी क्वालिटी के दृष्टिकोण से एक मार्क जो लागू किया गया था कि वो किस क्वालिटी का, तो ये कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। आगे है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकाय जब ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करती है? उनके अपने ताप पर निर्भर करती है। यानी ऊष्मा का जो हमेशा जो क्या होता है निम्न से उच्च की ओर होता है। याद रखिएगा। तो वो किसके निर्भर करता है? उनके अपने तापमान पर। आगे है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन बनाता है? तो 37 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का उदाहरण क्या है? आपका अपकेंद्रीय बल है। और 30 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? मोहो है, जिसे ओम प्रति मीटर भी हम लोग कहते हैं। आगे है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण कपड़ा साफ हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका 41 नंबर का, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? आपका घटते क्रम, यानी जो सबसे ज़्यादा उसको पहले लेना है, जो सबसे कम है उसको लास्ट में लेना है। तो 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, तो फिर आर्गन, और उसके बाद क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखते हैं दोस्तों, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जल गैस जो है किसका मिश्रण है?
CO+H2O का मिश्रण है। CO+H2 सॉरी, ऑप्शन बी CO+H2। CO मतलब या कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन। रेयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयान का निर्माण सेल्यूलोज से किया जाता है। आगे है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका क्या है? किससे संबंधित है? नाभिक से संबंधित है। पर किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? यानी वनस्पति घी जो बनता है उसमें कौन सा प्रयोग विधि यानी कौन सा विधि है जो कि उससे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी अपचयन विधि। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 46 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन सा विटामिन है जो कि लीवर में बनता है? तो आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ए, ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ए। 46 नंबर हो गया। 47 नंबर की ओर देखते हैं, भ्रूण की अपार कोशिका, इसको एलांटोइस कहते हैं, किस में सहायक होती है? 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी उत्सर्जन में सहायक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग यानी कि सर्वदाता जिसको कहते हैं, जो सबको दे सकता है। तो 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि ओ ग्रुप वाले। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों में DNA तथा प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, यकृत में एलानाइन यानी अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोनिमोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोनिमोजेनेसिस यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए, इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक जरूर करें। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह का जो लागू किया गया था, किसके समय लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग के समय, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। और किसका इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग रहा था? ईश्वरचंद विद्यासागर का, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने भारत शासन अधिनियम में, लॉर्ड कैनिंग है, किसने? लॉर्ड कैनिंग ही ने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में एक नया अधिनियम आया था जिसे 1858 के अधिनियम कहते हैं। इसमें जो है क्या किया था? कंपनी से शासन छीन के सीधे ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। तो इसमें मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं हम लोग। इसी के बाद है, इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय कौन वायसराय था भारत का? यानी कौन सा भारत का वायसराय नहीं, यानी कि गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना 1858 के अधिनियम के बाद। इसी के समय भारत दंड संहिता, इसी के समय याद रखिएगा, भारत दंड संहिता यानी कि जिसे IPC की धारा कहते हैं, बनाया गया और इसे लागू 1859 में किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसके समय सब हुआ ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय। आगे देखते दोस्तों, आगे है, इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक रहा। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिंगन के द्वारा। वहाबी आंदोलन जो किसके द्वारा दमन किया गया था? आपको पूछेगा कि सुव्यवस्थित ढंग से, सबसे बढ़िया रूप से व्यवस्थित ढंग से कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो कौन सा आंदोलन होगा इसका आंसर? वहाबी आंदोलन। और इसका दमन यानी इसको दबाया गया था लॉर्ड एलिंगन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था। उसके बाद है, इसी ने कृषि विभाग का भी स्थापना किया था। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग का स्थापना कौन किए थे? लॉर्ड मेयो ने किए थे। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का नियुक्ति किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय जो है रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में क्या किया था? एक अकाल आयोग का नियुक्ति किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। किसने? यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाया था, याद रखिएगा, 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है कौन से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यानी कि कहता है भारत अखबार का गला घोटने वाले, भारतीय मीडिया का गला घोटने वाला कानून भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समर्थन में कौन सा पत्रिका था? पायनियर पत्रिका था, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी में छपता था, इसलिए इसने सपोर्ट किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से, याद रखिएगा, कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि मिला था। और उस समय जो यहाँ का वायसराय कौन यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन था। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु, यानी गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, वायसराय कौन था? तो ये क्या होगा आपका? लॉर्ड लिटन था। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रवेश का अधिकतम आयु क्या किया था? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है,
लॉर्ड लिटन के बाद जो कौन आया था, लॉर्ड रिपन आया था। ये रिपन जो क्या किया था, लिटन का जितना भी उल्टा पुल्टा काम था उसको सबको ये सही किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लिटन लाया था उसको रिपन खत्म कर दिया। और इस शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। किसके समय, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई है, लॉर्ड रिपन के समय। शुरुआत लेकिन 1872 में लॉर्ड मियो ही ने किया था। इसने पुनः सिविल परीक्षा को यानी 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर से 21 वर्ष कर दिया। इसने के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया, जो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के रूप में जानते हैं हम लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, इसने 1882 ईस्वी में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था। किसने, लॉर्ड लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया। यानी पूछेगा भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और इसको ये बात कौन कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे है, दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लेंसडाउन के समय। पहला तो रिपन लाए थे, लेकिन दूसरा वाला कौन 1891 में कौन लाया, लेंसडाउन के समय आया। तो दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन के समय हुआ। कर्जन के शासनकाल में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। याद रखिएगा, प्राचीन स्मारक अधिनियम को 1904 में कौन पारित किए थे, आपका लॉर्ड कर्जन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित कब किया गया, 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार, जिसे मार्ले मिंटो का समय है, द्वितीय का समय 1909 में कहा जाता है इसे। यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन शब्द कब मिला था, यानी कब दिया था, क्षेत्र बात को पारित किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत 1909 में। इसको याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन द्वितीय के समय ही कांग्रेस, लॉर्ड मिंटो द्वितीय सेकंड के समय ही कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आपको पता होना चाहिए, सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था उसमें नरम दल तथा गरम दल में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था मतभेद होने के कारण। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल का विभाजन को क्या किया, फिर से रद्द कर दिया और एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसके समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आगे देखते हैं, तो आगे है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है उसका कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। कब, 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों हम लोग जो है आज इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में जो है कल फिर लाएंगे हम लोग 50 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।